तो इसमें आपको एक ये ट्राइंगल बताया गया है जिसमें एक कोने के अंदर जो है, जैसे एक कमरा है, एक कमरे के एक कोने के अंदर जो आपने सामान रखा हुआ है, कागज पत्थर जो भी वटेवर जिसमें आग लग सकती है, और एक कोने में आपने ऑक्सीजन सिलेंडर रख दिया। वैसे तो एयर में ऑक्सीजन है ही हमारे पास, और यहाँ पे आपने माचिस की तिल्ली रख दी या एक दिया जला के रख दिया। जैसे अपने घर में जो है घर के अंदर दिया जलाते हैं ना, ठीक है, एक तरफ आग रख दी, एक तरफ आपने घर का सामान रखा हुआ है, और एक तरफ आपका ऑक्सीजन तो आपके एटमॉस्फेयर में है। तो अगर ये ऐसे पड़े हुए हैं तो उससे कुछ नहीं होता। हमेशा ध्यान रखो, जब तक ये तीनों मिलेंगे नहीं, जिस चीज में आग लगनी है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए आग को पकड़ने के लिए, आग को लगने के लिए, ठीक है। और हर चीज को जलने के लिए एक उसका अपना अपना टेम्परेचर है। कागज को आग लगानी है या मिट्टी के तेल को लगानी है या गैस को लगानी है, ठीक है। आपने देखा हो घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, सिर्फ आपने जो लाइटर होता है, लाइटर में सिर्फ एक स्पार्क निकलता है जो कि आपको दिन में दिखता नहीं है, अब फिर भी वो गैस के चूल्हे में आग लगा देता है, ठीक है। ये समझ लो। तो कहने का मतलब है कि आपको उतनी कम हीट चाहिए या उतना कम स्पार्क चाहिए अगर आपको कहीं पे आग लगानी है तो, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फायर ट्राइंगल बोलते हैं इसको। तो इस ट्राइंगल में क्या क्या है, जिस सामान में आग लगनी है, ऑक्सीजन है और स्पार्क है या हीट है या गर्मी है, ठीक है। अगर ये चीजें, ये तीनों मिला देंगे तब यहां पे एक चेन रिएक्शन होती है, और वो चेन रिएक्शन जो है वो अल्टीमेटली फायर के रूप में आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो ये चीज है। तो जैसे फ्यूल क्या हुआ है, एनी कंबस्टिबल मटेरियल, क्या कौन सा मटेरियल जिसमें आग लगती है, ठीक है। कंबस्टिबल मटेरियल मतलब ईंधन, जिस चीज में आग लगती है। ऑक्सीजन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कि आपको जो है, जो केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, उसके लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। और तीसरा जो है, आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, जिसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। फ्लैश पॉइंट लिखा है, हाँ, फ्लैश पॉइंट, ठीक है। तो लोअर द फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर ऑफ ए कंपाउंड, द मोर इजीली द कंपाउंड इग्नाइट्स। मतलब जितना भी उसका फ्लैश पॉइंट या टेम्परेचर जो है, इग्नाइटिंग टेम्परेचर कम होगा, उतना ही जल्दी उसमें आसानी से उस वस्तु के अंदर आग लगेगी। अब हम देखते हैं क्लासेज ऑफ फायर क्या है। तो क्लासेज ऑफ फायर को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं किस किस चीज में आग लग सकती है, ठीक है। तो संदीप बताओ किस किस चीज में आग लग सकती है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि क्लासेस क्या कौन कौन सी हैं। लकड़ी में लग सकती है, कागज में लग सकती है ना, और हाँ जी, और किस चीज में आग लग सकती है, बैठ जाओ। ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है। लकड़ी, कागज, जो भी कोई सामान रखा हुआ है, ये टेबल रखी है, कंप्यूटर रखा हुआ है, जो कि उससे बिजली से अटैच नहीं है, ठीक। हाँ जी, और किस चीज में आग लग सकती है, तेल में लग सकती है। मतलब सबसे पहले सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। दूसरा कौन सा मटेरियल होगा, आप सोच सकते हो, जो लिक्विड हो। अब तीसरे टाइप का मटेरियल कौन सा सोच सकते हो, जो गैस फॉर्म के अंदर। और चौथा मटेरियल कौन सा सोच सकते हो, जो कि एक मेटल हो, ठीक है। और पांचवा कौन सा सोच सकते हो, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये बेसिकली इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल को अलग से काउंट करते हैं। इंडियन डेफिनेशन में अभी भी इलेक्ट्रिकल को अलग से काउंट नहीं करते हैं। और चौथा जो पांचवा जो है आपका, कौन सा फूल है, जो कि कौन सा तेल है जो कि आपके किचन के अंदर है, ठीक है। तो ये पांचवे वाले को भी इंडियन डेफिनेशन में नहीं बोला था। तो हमने जब कोर्स किया था, एचआर का कोर्स किया था, उसमें एबीसी और डी तक ही था, ये ई और बाद में जुड़े, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने पहले मटेरियल डिसाइड कर लो। तो मटेरियल जैसे सॉलिड मटेरियल टाइप ए फायर, लिक्विड मटेरियल टाइप बी फायर, गैस सी फायर, मेटल डी फायर, ठीक है। उसके बाद डी के बाद ई, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, चलते हुए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसमें से करंट बह रहा है, टाइप ई होगी। और उसके बाद किचन में आ जाते हैं तो उसको टाइप के या टाइप
एफ फायर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी बताओ गौरव, खड़ा हो जाओ। हाँ, कितने टाइप के मटेरियल हैं जिनमें आग लग सकती है? कैसे क्लासिफाई किया हमने? सॉलिड, कैसे किया? सॉलिड। दूसरा गीता लिक्विड, हाँ जी। तीसरा गैस, चौथा मेटल, पांचवा इलेक्ट्रिकल, है ना? ऐसे इक्विपमेंट जिनके अंदर से बिजली जा रही है, ठीक है। और पांचवा छठा किचन, जो ऐसा तेल जो कि किचन में इस्तेमाल हो रहा है, आता है ना समझ में? तो तेल दो टाइप के हो गए, समझ गए? लिक्विड कौन से हो गए? उसमें इसने तेल बोल दिया और वहां पे उसने क्या बोला? लिक्विड बोला। ऐसा लिक्विड जिसमें आग लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सॉलिड की जो फायर है, कागज में, पत्थर में, लकड़ी में, सामान में, किसी भी चीज, सोफे में, कुर्सी में, टेबल में, जिसमें भी आग लग रही है, ठीक है। या जो प्लास्टिक के पैनल, क्या बोलते हैं? पैनल बोलते हैं सर। अगर पैनल में लगे, यहां लग गई, वो भी क्या है? सॉलिड मटेरियल में अगर आग लगेगी तो कौन सी होगी? टाइप ए होगी, ठीक है। तो सॉलिड मटेरियल की आग क्या होगी? टाइप ए। लिक्विड, जलने वाला लिक्विड, तो जलने वाले लिक्विड में कौन सी फायर होगी? टाइप बी। जलने वाली गैस टाइप सी। उसके बाद आपका आ गया मेटल, टाइप डी के अंदर। ई में आ गया आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। और एफ में आ गया आपका किचन का जो ऑयल, किचन का जो ऑयल है उसमें आ गया, ठीक है। और उसको बाहर क्या बोलते हैं? टाइप के बोलते हैं। के क्यों बोलते हैं? के फॉर किचन। तो किचन के ऑयल में लगने वाली आग को टाइप के भी बोलते हैं। ये समझ में आ गया? क्लास ए जिसमें सॉलिड मटेरियल आ गया, क्लास बी जिसमें लिक्विड। कौन कौन से लिक्विड है, नाम बताएगा कोई? एक एक करके। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, है ना, ठीक है। इस टाइप के जो लिक्विड है, इनफ्लेमेबल लिक्विड है, वो इसमें आ जाए। इसी हिसाब से जलने वाली गैस, तो जलने वाली गैस, सबसे कॉमन गैस जलने वाली कौन सी है? एलपीजी, जो हमारे घरों में खाना बना रही है, ठीक है। उसका दूसरी एक और जो खाना बनाने वाली जो पीले पाइप में आती है, उसको क्या बोलते हैं? पीएनजी, जो कॉमनली अवेलेबल है, हर घर में अवेलेबल। तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस टाइप की आग, ठीक है। और उसके बाद में गैस जो दूसरी जो आपकी मेथेन, जो अपने कुकिंग है, एक कोई ऐसी गैस भी जो गोबर गैस बनती है। गोबर गैस किसमें आएगी? गोबर गैस की आग लगी किसमें आएगी? सी में आएगा ना, वो भी उसमें भी आग जल रही है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपने ध्यान रखनी है। टाइप डी के अंदर जो है आपका एल्यूमिनियम, मैग्नीज, पोटेशियम, इसकी जो मेटल्स हैं उसकी आग है, ठीक है। नॉर्मली इंडस्ट्रीज में होती है। लड़की सीधी बैठो। हाँ हाँ। उसके बाद में आपका क्लास ई में जो है आपका इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल जैसे आपका एसी चल रहा है, या आपके कंप्यूटर चल रहा है, या आपको कुछ है ना, कोई दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चल रहे हैं, ठीक है, उसमें आग है। बट उसमें जो है कनेक्टेड होने चाहिए। अगर उस इक्विपमेंट में सपोज इस इक्विपमेंट को उतार के नीचे रखा हुआ है इस एसी को, तो कौन सी फायर होगी? सॉलिड में चला जाएगा। और कौन सी हो जाएगी? टाइप ए हो जाएगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये कुछ बेसिकली जब आप कोई भी प्लानिंग करते हैं, या बिल्डिंग प्लान करते हैं, या हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं, तो मोटे मोटे पॉइंट, एक आध कोई पॉइंट है, ठीक है, कि जो ज्यादा जलने वाले मटेरियल हैं उनको हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको इसमें इन्होंने बोला है कि रेटिंग जो है इसकी, जो कंपोनेंट्स हैं इनकी रेटिंग क्या होती है? रेजिस्टेंस रेटिंग होती है 30 मिनट से लेकर के 4 घंटे तक। मतलब जो कि 30 मिनट से लेकर 4 घंटे तक रजिस्ट कर सके फायर को पकड़ने के लिए, ठीक है। उस टाइप का मटेरियल जो है स्पेशली हॉस्पिटल्स के अंदर या बड़ी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए, यूज होना चाहिए। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे फ्लोर, वॉल्स, रूफ, स्टेयरवेल, फायर एस्केप एक्सेट्रा जो है, ये नॉन स्ट्रक्चरल डोर, विंडो, ये सारे जो जितने भी मटेरियल है ना, ये सब क्या होने चाहिए? 30 मिनट से लेकर के 4 घंटे का जो रेजिस्टेंस रेटिंग इनका कम से कम होना चाहिए। कहने का मतलब हाई क्वालिटी वाले मटेरियल होने चाहिए, ठीक है, जो कि रेटिंग क्या हो? 30 मिनट से लेकर के 4 घंटे तक की रेटिंग हो।
बाहर में तो ये कहता है, WHO ये कहता है या अमेरिका ये कहता है कि आपकी बिल्डिंग का नक्शा जो फायर फाइटिंग वाला डिपार्टमेंट है वहां पे होना चाहिए। ठीक है, जो आपका नक्शा पास होता है, और नक्शा पास होके और उसका वो नक्शा कहां जाना चाहिए? फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, अग्निशमन डिपार्टमेंट का जो वो है वहां पे होना चाहिए, जिसके अंडर में, जिसके एरिया में हम लोग आते हैं। यहां पता नहीं ये चीज है होती है कि नहीं होती, बट वो लोग फायर का सर्टिफिकेट देते हैं, फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट देते हैं, तो सब कुछ देख के देते हैं, नक्शा भी देखते हैं, ऑन ग्राउंड भी चेक करते हैं। ठीक है, पर बाहर के हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से जो है ये नक्शा वहां पे होता है। उसका पर्पस क्या है नक्शे का? कि इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट दे आर ऑलरेडी अवेयर कि हम किस बिल्डिंग में जा रहे हैं, उस बिल्डिंग का मैप कैसा है, उसमें कितने फ्लोर है, कितने एग्जिट है, कितने एंट्री। ठीक है, इवैक्यूएशन रूट क्या है, वो उसमें सब कुछ उसमें दिया हुआ होता है। फिर क्या कहता है? मटेरियल दैट एमिट टॉक्सिक फ्यूम्स ड्यूरिंग ए फायर एंड शुड बी अवॉइडेड। ऐसे मटेरियल जो कि टॉक्सिक फ्यूम्स देते हैं या जो ज्यादा धुआं देते हैं, है ना, उस टाइप के मटेरियल्स को तो स्पेशली बेसिकली जो है आपका पॉलीस्टीयरीन, इंसुलेशन स्प्रे फोम्स भी आते हैं, पॉलीएथेरीन है। ठीक है, और दूसरा ये क्या है? आइसोसाइनेट फोम्स। तो इस टाइप की चीजें जितनी भी हैं, प्लास्टिक से रिलेटेड, पॉलीथीन से रिलेटेड, पॉलीस्टीयरीन से रिलेटेड, इस टाइप के मटेरियल का यूज मिनिमम होना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर अवॉइडेबल नहीं है तो मिनिमम यूज जो है इस टाइप के मटेरियल का होना चाहिए, जो कि जलते वक्त टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज करते हैं। ये जितने प्लास्टिक मटेरियल है आपको तो लगे, और इसमें वी हैव नो चॉइस, जरूरत है, लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्टेड स्ट्रक्चरल मटेरियल। ठीक है, ये कहता है कि टिम्बर जो है, ठीक है, टिम्बर मतलब जैसे वो शीशम का, वो जो सागवान की जो टिम्बर, जिसको उसको टिम्बर बोलते हैं, बांस वाली लकड़ी को टिम्बर नहीं बोलते, उनमें जो है फायर पकड़ने में वो थोड़ा सा टाइम लेती है। तो अगर कहीं पे टिम्बर का इस्तेमाल हो रहा है, वैसे तो आजकल है नहीं उसका इस्तेमाल, आजकल सीमेंट का इस्तेमाल, कंक्रीट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर वहां पे अगर उस टाइप की चीज लगी हुई है तो उसमें जो है फायर को पकड़ने में टेक्स टाइम। ठीक है, सिमिलरली जो है आपका मशीनरी यूनिट जो है, जो सॉलिड यूनिट्स होती है, एक हमेशा याद रख लेना, एक सॉलिड पिलर है और एक हॉलो पिलर। तो कौन सा पिलर जल्दी गर्म होगा? हॉलो वाला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हवा भरी हुई है वो भी गर्म हो जाएगी। जब गर्म होगी तो वो भी, अगर उसमें प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा? वो भी उस पिलर को क्रैक करने का कोशिश करेगी और नुकसान करेगी। इसलिए कहते हैं जो सॉलिड पिलर्स हैं वो बेटर देन दी हॉलो पिलर्स। ठीक है, ऐसी कंक्रीट मटेरियल वगैरह के बारे में है, इतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। फिर कहता है कि अगर मल्टी स्टोरीड अगर बिल्डिंग है तो इसमें पहली बात तो क्या कहता है कि सिंगल स्टोरी हॉरिजॉन्टल स्प्रेड आउट। हॉस्पिटल, द बेस्ट हॉस्पिटल्स कौन से हैं जहां पे कि अगर आग लग भी जाए, इवैक्यूएशन इज वेरी वेरी इजी, वो कौन से हैं? सिंगल स्टोरीड हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हॉस्पिटल। तो पुराने जमाने में जो हॉस्पिटल्स बना करते थे वो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल सिंगल स्टोरीड होते थे। ठीक है, मगर उस समय ये प्रॉब्लम थी कि वो उसमें अधिकतर लकड़ी लगी हुई होती, एक बार पकड़ ली तो फिर रुकती नहीं थी। ठीक है, तो कहने का मतलब जो कि आज के जमाने के अंदर, इस जमाने में सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग जो है फिजिबल नहीं है। इसलिए हम कहां जा रहे हैं? मल्टीपल उसके जा रहे हैं। तो उसमें 15 मीटर से कम अगर हाइट है बिल्डिंग की तो नियम कुछ है, 15 मीटर से ऊपर है तो नियम कुछ और है। ठीक है, तो आजकल जो है, जो आपका बिल्डिंग का नक्शा पास होता है, इसलिए उसको 15 मीटर का एक वो डाला हुआ है उसके अंदर। तो मोर नंबर ऑफ फ्लोर मोर इज द प्रॉब्लम। वे आपकी 10-14, जैसे मेदांता हॉस्पिटल है, मेरे पास 16-17 मंजिल का हॉस्पिटल है, और जो बंदा 14वीं मंजिल पे या 15वीं मंजिल पे है, ठीक है, और 10वीं मंजिल पर आग लगती है तो उसने कहां जाना? उसने ऊपर ही जाना। ठीक है, तो कहना क्या, वहां पे इवैक्यूएशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, मतलब इसमें भी ये कहते हैं कि अगर 5वीं मंजिल पे, 6ठे मंजिल पे लगा हुआ तो आपने 6ठा पे अगर आग लगी है तो 7वां और नीचे 5वां, 2 को आपने छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने ऊपर इवैक्यूएशन होगा तो वो 6ठे में आग लगी है तो 7वां छोड़ के 8वें के ऊपर आप जाओगे। ठीक है, और नीचे जो है एक नीचे छोड़ना पड़ता है, तो फायर फाइटिंग के लिए जो है इतना वो ध्यान रखना पड़ता है।
अच्छा, मूवमेंट जो है किसने टाइप मूवमेंट पहले बताया आपको कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है और वर्टिकल मूवमेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन और वर्टिकल इवैक्यूएशन जो आपकी बिल्डिंग पे डिपेंड। जैसे अब जैसे हमारा ये हॉस्पिटल है, इसमें दोनों चीजें पॉसिबल है। इसमें आपके पास दो विंग है, ए विंग बी विंग, ठीक है, दो सेपरेट विंग है इटसेल्फ है। तो ए विंग में भी अलग अलग जोन है, ठीक है। तो आपको उसमें जैसे अब अगर हम चाहे तो उसको फायर जोन में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और तो उसमें क्या है कि अगर आपका ए विंग में कुछ प्रॉब्लम है तो बी में शिफ्ट हो सकते हो, बी में कोई प्रॉब्लम है तो ए में शिफ्ट हो सकता है, तो हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन हो गया। या आपका एक कॉर्नर में एक गैलरी के एक साइड में प्रॉब्लम है तो आप दूसरी साइड के अंदर शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। इस टाइप से वो हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन हो गया। वर्टिकल क्या है कि इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। अपवर्ड जाते हैं क्यों? क्योंकि अपवर्ड आपका रूफ होती है, रूफ से इवैक्यूएशन इज इजी। बहुत हाई राइज बिल्डिंग के अंदर इवैक्यूएशन के बाद चॉपर्स का यूज होता है, हेलीकॉप्टर्स का यूज होता है कि भाई उसमें हेलीकॉप्टर से लोगों को इवैक्यूएट कर देते हैं हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। फिर ये कहता है कि हाई ट्रैफिक यूनिट्स जैसे डायग्नोस्टिक्स हैं, ये नॉर्मली जो है लोअर और या लोअर लेवल के ऊपर होनी चाहिए। दूसरा ये कहता है कि आईसीयूज एंड एक्सीडेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ये नॉर्मली जो है ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर पे होने चाहिए, ठीक। इससे ऊपर अगर आप कर देते हो, सपोज आईसीयू का फ्लोर आपका जो है फर्स्ट फ्लोर है, इट इज वेरी इजी टू इवैक्यूएट। आपने सिर्फ इतनी 8 और 8 16 स्टेप्स नीचे आना। आजकल जो डिजाइन हो रही है नॉर्मली 8 स्टेप के दो वो टर्न, एक टर्न होता है, 8 स्टेप फिर प्लेटफॉर्म फिर 8 स्टेप, तो 16 स्टेप का एक फ्लोर है आज के जमाने के अंदर, ठीक है। तो अगर आईसीयू हमारा अगर फर्स्ट फ्लोर पे है या किसी भी हॉस्पिटल का फर्स्ट फ्लोर पे है, इट इज वेरी वेरी इजी, क्योंकि वहां पर रैंप भी आसानी से बन जाता है। वहां पे स्टेज से भी पेशेंट को इवैक्यूएट किया जा सकता है, चाहे वो वेंटिलेटर पे हो, ठीक है, और उसको वैसे भी जो है इजी है। लेकिन अगर आपका थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर के ऊपर आ गया आपका आईसीयू, देन इज ए प्रॉब्लम। जैसे हमारे हॉस्पिटल हम लोग हमारे सेकंड फ्लोर के ऊपर, तो हमें फर्स्ट एंड देन ग्राउंड प्लान है इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। अदरवाइज जो डिजाइन आजकल जो डिजाइन करते हैं वो है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर नॉर्मली जो है, या सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है नॉर्मली आईसीयू को इसको रखा जाता है, ठीक है। फिर इग्रेस रूट जो है, जो बाहर निकलने के रास्ते हैं, ठीक है। ईस्ट स्टेयरवेल नीड्स टू बी, तो इसमें फायर डोर्स एट ईच लैंडिंग, मतलब हर लैंडिंग पे फायर डोर होने चाहिए। फायर डोर बेसिकली क्या, फायर रेजिस्टेंट डोर्स होते हैं। ये कुछ टाइम समय तक ये इसको फायर को रोक सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एग्रेस रूट्स होने चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला कि बाहर निकलने के कम से कम 2 रास्ते होने चाहिए और दोनों एक डिस्टेंस पे होने चाहिए। ये नहीं मतलब एक अगर एक साइड में तो दूसरी साइड में होना चाहिए, सो दैट कि अगर एक साइड में अगर आग लगती है तो दूसरा यूज करा जा सकता है, ठीक है। तो एग्जिट रूट शुड बी लोकेटेड एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल, सो दैट कि दे कैन बी यूज्ड इन केस वन एग्जिट इज ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ एनी रीजन। विड्थ ऑफ द कॉरिडोर जो है वो 2.4 मीटर आपकी होनी चाहिए एज पर दी नॉर्म्स। हमारे यहाँ पे शायद इसको अभी 2 मीटर पे रखा हुआ है। ये 2.4 जो है ये वेस्टर्न जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड है, WHO स्टैंडर्ड है 2.4 मीटर वाला, ठीक है। हम लोगों के यहाँ पे पहले 1.5 था, अभी शायद 2 या 2.5 के आसपास हो गया वो, ठीक है। डोर्स टू है मिनिमम विड्थ ऑफ 1.25 मीटर। जो डोर है किसी भी रूम का या किसी भी हॉल का है वो जो है वो 1.25 होने, सो दैट कि स्ट्रेचर को आराम से निकाला जा सके। अगर 1.25 मीटर से कम चौड़ा अगर दरवाजा होगा तो उसमें स्ट्रेचर को नहीं ले जा सकते, सो दैट स्ट्रेचर कैन बी मूव्ड इजीली। तो 1.25 मीटर का ये इसका जो है डोर का वो होना चाहिए। एसेस फॉर फायर फाइटर्स, मतलब बिल्डिंग में ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए कि जो फायर फाइटर्स हैं, इन केस ऑफ अगर आप फायर फाइटर्स को बुलाते हो तो कहां से वो घुसेंगे, तो आपके उसमें पहले से प्लान बना होना चाहिए, ठीक है। जैसे ब्राजील में इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने विंडोज के थ्रू जो है फायर फाइटर्स के लिए एसेस दी है
मतलब बिल्डिंग का जो नक्शा पास होता है तो उनके लिए वो विंडोज के अंदर उसमें प्रोविजन दिया हुआ होता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि इग्रेस रोड्स एंड एग्जिट शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। बाहर निकलने वाले रास्ते और एग्जिट जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाइड होने चाहिए। आपका जो इवैक्यूएशन रूट है उसमें बाकायदा जो जैसे हमने बताया कि उसको मैप बना के रखते हैं, उसका जो डिजाइन बना के रखते हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली आइडेंटिफाइड, प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए सो दैट पीपल आर अवेयर। इवन जो बाहर से कोई नया बंदा आया हुआ है, कोई विजिटर आया है, वो भी उसको भी देख के पता लगाना चाहिए कि यार इसमें कहां से इसका एग्जिट रूट है, ठीक है, तो कहां से निकल सकते हैं इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड आइडेंटिफाइंग साइंस है। ये एग्जिट का साइन है, ये जो है आपका रूट का साइन दिखा रहा है, ठीक है, ये आपका फायर एग्जिट, एग्जिट, अगेन फायर एग्जिट, ठीक है, ये आपका असेंबली एरिया, असेंबली पॉइंट का जो है ये उसका निशान है कि अगर कहीं पे जो है असेंबली एरिया हम लोग बनाते हैं, असेंबली पॉइंट बनाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में असेंबली पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, फ्लड्स के टाइम पे असेंबली पॉइंट ऊपर हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, आज का इतना ही है।